ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। यह हमारे क्लास 10th के सीबीएसई के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। यह चैप्टर हमारे लिए दो तरह से ज़रूरी है, एक हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एक पर्सनली जो है ये हमारे भारत का इतिहास है, बहुत सारा आधुनिक इतिहास है इसमें। ठीक है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सके आप तो पेन पेपर लेकर बैठें, बहुत सारी ऐसी जगहों पर मैं आपको बताऊंगा जहां पर आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, लोगों के अंदर वह राष्ट्रीयता की भावना कैसे आई। ठीक है, हम ये सारी चीज़ समझेंगे। तो राष्ट्रवाद की जो भावना आई, तो राष्ट्रवाद की भावना आने के बाद हमारे यहाँ लोगों ने किस तरह से आंदोलन, कैसे संग्राम किए, ये सारी चीज़ें इसमें दिए और अचानक कैसे आया ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, पहले हम जानने की क्या कोशिश करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ हमारे चैप्टर में, कि जिस तरह से अगर देखा जाए यूरोपियन कंट्रीज, जैसे आपने देखा होगा कि फ्रांस में कैसे क्रांति हुआ, तो फ्रांस में क्रांति हुआ तो फ्रांस में लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म अमर्ज होने लगा, तो नेशनलिज्म अमर्ज होते के साथ साथ जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे उसमें भी नेशनलिज्म आने लगा, और उन सभी में जब नेशनलिज्म आने लगा तो उन्होंने भी अपने एक नेशन का डिमांड किया, और कैसे उस तरह वो नेशन एक यूनिफाइड नेशन बना। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे यहाँ भी चले जाइए तो मॉडर्न नेशनलिज्म वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। जो आधुनिक अगर कह सकते हैं, जो मॉडर्न नेशनलिज्म जो है अगर जो एमर्ज हो रहा था, तो वह नेशनलिज्म जो था, आधुनिक नेशनलिज्म, ये क्या था, एक नेशन स्टेट के फॉर्मेशन का साथ था, कि एक नया नेशन बनने वाला था। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने क्या चर्चा किया, अभी चर्चा किया कि जैसे आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह से वहाँ पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म एमर्ज हुआ, राष्ट्रवाद की भावना आई। तो नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के प्रति प्यार, राष्ट्र के प्रति लगाव। ठीक है, कि ये मेरा देश है, ये मेरी मातृभूमि है, वो जो राष्ट्र भावना आने लगती है ना, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई, तो ठीक कैसे उन लोगों ने आंदोलन किया, संग्राम किया, आंदोलन संग्राम करने के बाद उन्होंने एक नया नेशन बनाया। तो हमारे भारत में भी उसी तरह से हमारे भारत में भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म एमर्ज हुआ, एक जो नया नेशन बना। ठीक है, इन इंडिया लाइक मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब क्या था कि भारत जैसे अगर देखा जाए और भी दूसरे कॉलोनीज जो थे भारत में, जिस तरह से ब्रिटिश सरकार की कॉलोनियल सरकार थी, उस तरह से मैंने कहा ना कि यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर भी कॉलोनियल सरकार थी। तो उन लोगों के अंदर जिस तरह से नेशनलिज्म एमर्ज हुआ, किसके साथ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जो उन लोगों ने आंदोलन किया ना, जो दो ब्रिटिश सरकार थे हम लोग के यहाँ, उन लोग के यहाँ पर आप चले जाइएगा दूसरे हब्सबर्ग एम्पायर और भी दूसरे जो लोग थे ना, तो उन लोगों ने जो आंदोलन किया ना, उसी आंदोलन से उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म एमर्ज होने शुरू हो गए। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब वह कॉलोनियल सरकार के अगेंस्ट जो आंदोलन किए गए, उस आंदोलन से लोगों में एकता बनती चली गई, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का भावना बढ़ते चला गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक जो उस कॉलोनियल से छुटकारा मिली और एक नया नेशन बना। ठीक है, तो हमारे भारत में भी ऐसा हुआ। अब इसमें हम लोग का यही सीखना है कि कैसे ये नेशनलिज्म एमर्ज हुआ, कितनी मूवमेंट हुई, कितने आंदोलन हुए, और उस आंदोलन से लोगों के अंदर कैसे एमर्ज हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा स्टार्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब जिस तरह से भारत, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको ये बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, ये देखिए 1914, जो 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो कंट्रीज थे, एक साइड में ये फ्रांस था, एक साइड में ब्रिटेन और एक साइड में रसिया, वहीं दूसरे साइड में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये तीन देश थे। इन लोगों में युद्ध हुआ, ये घमासान युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी वजह से इस युद्ध में सबसे ज़्यादा बम, हथियार, या फिर आप कह सकते हैं हर तरह के वेपन्स यूज किए गए थे, जिसकी वजह से इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है। ठीक है, बहुत महायुद्ध हुआ था, इसीलिए इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में यही हमारे यहाँ जो ब्रिटेन थी ना, ब्रिटेन भी जो क्या था, ब्रिटेन हम लोग का, जो हम लोग के यहाँ ब्रिटेन की सरकार, यहाँ पर कॉलोनियल सरकार चल रही थी। ठीक है, तो कॉलोनियल सरकार जब हमारे यहाँ चल रही थी ना, तो उस कॉलोनियल सरकार
जब चल रही थी तो ये भी युद्ध में भिड़ी थी। तो युद्ध में आने के वजह से ध्यान दीजिएगा, युद्ध में आने के वजह से ब्रिटेन का भाई हमारे यहाँ सरकार चल रहा है। तो सोचिए कि जब ब्रिटेन वहाँ युद्ध में है तो जितना भी खर्च गिरेगा, चाहे जो कुछ भी होगा, तो हम लोग के यहाँ भी तो असर करेगा, क्योंकि उसी की सरकार यहाँ चल रही है, सब उसने ही कब्जा कर रखा है। जब भी उसके धन की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहीं से निकासी करके ले जाएगा, वो युद्ध में खर्च करेगा। तो हम लोगों के यहाँ कमी पाई जाएगी उस चीज़ का, तो हम लोग भी उस चीज़ से झेलेंगे। वही समस्या आ रही थी। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। हमारे यहाँ एक अलग ही राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था खड़ी हो गई। राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में देखिए, इंडिया फेस वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वार पीरियड। वार के समय भारत जो है बहुत सारी समस्याओं को झेला। क्या थी कि ब्रिटेन भी उस युद्ध में शामिल था। अब ब्रिटेन के शामिल होने के वजह से ब्रिटेन ने क्या कर दिया, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब यह क्या किया कि इसका सरकार यहाँ चल रहा था, तो इसने ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहाँ पर भारत में उन्होंने जो ये था डिफेंस खर्च, तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था ना, जो डिफेंस में खर्च होता है उसमें ये इसने क्या कर दिया, इंक्रीज बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ा दिया इसने। तो आप जब पैसा पूरा डिफेंस में ही खर्च कर देंगे तो फिर यहाँ भारत के लोगों के लिए क्या करेंगे। तो पूरी तरह से पैसा जब उधर बढ़ा दिया, खर्च उधर बढ़ा दिया, तो हम लोगों की स्थिति खराब हो गई। यही प्राइजेज इंक्रीज थ्रू द वॉरियर्स। जब ध्यान दीजिएगा कि जब पैसे जो है, अब समझिए उधर खर्च हो गए, तो बहुत सारा काम रुक सकता है, प्रोडक्शन का भी काम रुक सकता है। तो प्रोडक्शन का काम रुकेगा तो बस मार्केट में वस्तु कम आने लगेगा, तो उसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस समय प्राइजेस भी बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। यहाँ तक कि गाँव में, एरिया में, ठीक है, फोर्स रिक्वायरमेंट किया जाने लगा। फोर्स रिक्वायरमेंट का मतलब जबरदस्ती कहा गया कि आप सेना में ज्वाइन हुइए। सोचिए ये कैसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं ना, कि जिस तरह से इसने डिफेंस खर्च किया, प्राइजेस बढ़ गए, या फिर रिक्वायरमेंट मतलब कह सकते हैं रूरल एरिया में रिक्वायरमेंट्स बढ़ने शुरू हो गए। तो इन समस्याओं से भारत के लोगों में एक अलग ही आक्रोश, मतलब कह सकते हैं गुस्सा, तो ये आक्रोश और गुस्सा पूरा तरह से ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आने शुरू हो गई थी। सोचिए यही आक्रोश और गुस्सा, यही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहा जाता है। यही गुस्सा आक्रोश जो एक आगे जाकर आंदोलन का रूप ले रहा था। लोगों में यूनिटी बनने शुरू हो गई, वो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होने शुरू हो गई कि मेरे राष्ट्र, मेरे देश, हम लोगों के साथ जो है ये बहुत ही गलत सरकार कर रही है। ठीक है, ऐसा विचार होने शुरू हो गया। देखिए ड्यूरिंग 1918-19 और 1920-21 क्रॉप्स फेलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के जो बहुत सारे हिस्सों में अगर चला जाए तो देखिए 20 और 21 या वर्ल्ड वार के समय जो बहुत सारे जगहों पर अच्छे फसल भी नहीं हुए। और अभी मैंने आपको बताया कि जब अच्छा फसल नहीं हुआ, महामारी आ गई, तो आप ही सोचिए कि फसल का जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो मार्केट में जब नहीं गेहूं चावल रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, तो कम रहने से क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो प्राइजेस डबल हो गए थे। अब प्राइजेस डबल हो गए तो गरीब आदमी को खरीदने की बस की बात नहीं थी। हाँ ये था कि सब लोगों के अंदर क्या भावनाएं उड़ रही, उधर ब्रिटिश सरकार पर सभी लोग का गुस्सा फूट रहा था, सभी लोग पर यही चल रहा था। ठीक है, ये गुस्सा चल रहा था। अब जब ये गुस्सा चल रहा था, लोग जैसे हार्डशिप लाइफ जी रहे थे। हार्डशिप लाइफ का मतलब बहुत कष्टदायी जिंदगी जी रहे थे। उस समय लोग बहुत परेशान थे। ठीक है, तो परेशान थे तो वो लोग ऐसे इससे कैसे निजात पाते। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय क्या हुआ, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय आर्थिक स्थिति यह देखी गई कि पूरी तरह से ब्रिटेन जो कि युद्ध में था, युद्ध में होने की वजह से हमारे यहाँ जो है अगर देखा जाए प्राइजेस बढ़ गए थे, इंक्रीज डिफेंस बढ़ा और साथ ही फोर्स रिक्वायरमेंट किया जाने लगा। तो मतलब कह सकते हैं प्राइजेस बढ़ने के वजह से, क्रॉप्स फेलर होने के वजह से, महामारी बनने के वजह से हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्था, तो राजनीतिक व्यवस्था तो एक साइड में इन सभी के वजह से लोगों के अंदर इसके अगेंस्ट, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश भरते चला जा रहा था। ठीक है, देखिएगा ये गुस्सा आक्रोश बढ़ते चला गया था। इसी समय क्या हुआ कि उसी समय आ गए गांधी जी एकदम समझिए हीरो की तरह आए और आने के बाद कहे कि इसका बहुत अच्छा है कि लोगों के अंदर आक्रोश है भी और इसी पर हम लोग चाह जाए तो बहुत अच्छा आंदोलन कर सकते हैं। और करने के बाद जो है हमारी खुद की स्वराज, हमारा भारतीय शासन शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो गांधी जी ने लेकर आया आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह इज a novel of fighting with the colonial rule in India. It is non-aggressive and peaceful mass agitation against oppression and injustice.
मतलब ना सत्याग्रह क्या था, तो सत्याग्रह अगर देखा जाए एक नॉन एग्रेसिव और पीसफुल मास एजिटेशन, समझ गया ना, शांति प्रिय और पूरा ही गुस्सा आक्रोश नहीं, पूरा आप कह सकते हैं अहिंसा वाला, ये अहिंसा वाला रास्ता था। ऑपरेशन और इनजस्टिस, ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, प्रताड़ना और अन्याय, अन्याय और प्रताड़ना के अगेंस्ट जो एक शांति प्रिय और अहिंसा रूप से आंदोलन करना ही सत्याग्रह कहलाता था। ठीक है, देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या था, इट इज़ अ मॉरल फोर्स एंड नॉट पैसिव रेसिस्टेंस। ठीक है, बड़ा ही नैतिक है। जन्म अब यहाँ पर शुरू करते हैं, गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट लेकर आया, तो गांधी जी क्या हुए, यहाँ पर देखिए कहानी आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। सन 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आए, इंडिया है। जो ही साउथ अफ्रीका से, देखिए साउथ अफ्रीका से वो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 1950, जनवरी 1915 में आए। जब 1915 में आए तो आने के बाद उन्होंने 3 आंदोलन किया। एक 1916 बिहार, ठीक है, खेड़ा 1917, उसके बाद अमंग कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद 1918। ठीक है, ये 3 इन्होंने आंदोलन किया था। अब कहिएगा सर कैसे, देखिए आइए समझाते हैं आपको। देखिए इसमें ये इसी पर समझा देते हैं, हम यहीं पर समझा देते हैं आपको। देखिए क्या है, देखिए गांधी जी जब 1915 में 1915 में साउथ अफ्रीका से जब इंडिया वापस आए, वो इंडिया आए, इंडिया आने के बाद ये गांधी जी इतने साउथ अफ्रीका में पहली बार गांधी जी का साउथ अफ्रीका में आंदोलन साउथ अफ्रीका में हुआ था पहली बार। ठीक है, उसके बाद भारत में चंपारण में हुआ था। ठीक है, आइए देखिए 1915 में जब गांधी जी भारत में आए ना, तो आने के बाद ये जो है इतना तरह से पॉपुलर हो गए कि कोई महात्मा कोई बाबा जी आए हैं जिन्होंने जो साउथ अफ्रीका को इसी ब्रिटिश सरकार को दांते चनो चबाने पर मजबूर कर दिए थे। यह बात बड़ा लोकप्रिय हो गई थी। और उसी समय हमारे बिहार के राजकुमार शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला थे, वो गांधी जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि आप एक बार बिहार में घूमने चलिए। अब बिहार में घूमकर हमारी स्थिति को समझिए, हम लोगों पर भी कुछ कृपा दया दृष्टि बरसाई जाए। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हमसे आप कलकत्ता मिलिए। लेकिन राजकुमार शुक्ला वापस नहीं आए, उनके साथ लगे रहे। और साथ लगते हुए देखिए 1916 में गांधी जी यही बिहार में आए, चंपारण विजिट किए। अब विजिट करने के बाद गांधी जी ने गवर्नर को तुरंत एक लेटर लिखा। लेटर से कमेटी आई। ठीक है, कमेटी आने के बाद पूरी तरह से छानबीन की। छानबीन करने के बाद ये पता चला कि वाकई में ब्रिटिश सरकार जो है या यहाँ के जो ऑफिसर हैं वे इनके साथ, बिहार के चंपारण के लोगों के साथ बहुत ही गलत कर रही है। तुरंत जो है उसी समय गांधी जी जो है वहीं पर सत्याग्रह मूवमेंट किए 1917। देखिए 1916 में आए, 1917 में इन्होंने आंदोलन किया। यही चंपारण सत्याग्रह में किसानों के अगेंस्ट, जान जाए किसानों के अगेंस्ट जो नील की खेती हो रही थी, तो नील की खेती के अगेंस्ट इन्होंने आंदोलन किया था, जिस पर ब्रिटिश सरकार को झुककर पूरी तरह से जितना पैसा इन्होंने लिया था ये पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ा। और जब ये पैसा रिटर्न करना पड़ा ना, इसी चीज़ को सोचकर देखिएगा, इसी चीज़ को सोचकर सभी लोगों ने एक आदन दी। इसी चीज़ को सोचकर चारों तरफ से गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ने शुरू हो गई कि वाह, ब्रिटिश सरकार इतना दिन से हम लोगों का लेती रही लेकिन अब देती रही। वाह गांधी जी, वाह गांधी जी और महात्मा जी, आपकी तो लीला ही अपरंपार है। समझिए पूरा चारों तरफ बाबा बाबा पूरा फेमस हो गए। आइए आप समझ भी सकते हैं, महात्मा जी और बाबा जी लोग बहुत तेज फेमस होते हैं, फिर गांधी जी कैसे पीछे रहते, ये भी फेमस हो गए तुरंत। अब इसके फेमस होने के बाद गांधी जी जो है पहुँचे कहाँ, गुजरात। तो गुजरात में चले जाइए, गुजरात में 1917 में ये खेड़ा पहुँचे। तो खेड़ा में किसानों का जो है अच्छे से फसल नहीं हुआ था, क्रॉप्स फेलर हो गया था, जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रखे थे कि हम लोग इस बार जो है रेंट नहीं दे पाएंगे, इस बार ना रेंट दे पाएंगे, हमें माफ़ कर दिया जाए, हम ना कर लगान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, उनके अगेंस्ट ये आंदोलन किए थे। गांधी जी का लोग को खबर पता चला कि गांधी जी आए हैं। अब गांधी जी के पास ये लोग पहुँचे, किसानों के साथ इन्होंने वहाँ पर खेड़ा में आंदोलन करने शुरू कर दिए। जब खेड़ा में आंदोलन करने शुरू कर दिए, समझिएगा, खेड़ा में आंदोलन करने शुरू कर दिए, तो वहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से कर लगान, लैंडलॉर्ड्स को पूरी तरह से कर लगान माफ़ करना पड़ा। अब तो दो आंदोलन हो गया गांधी जी का। अब समझ सकते हैं कि कितना तरह लोकप्रिय होंगे, ये पूरा फेमस हो गए ये। ठीक है, पूरी तरह से फेमस हो गए गांधी जी। इसके बाद
देखिए दो दो आंदोलन, जैसे हम लोग दो दो आंदोलन, तीसरा आंदोलन क्या था, देखिए सन 1918, ये अहमदाबाद, देखिए यहाँ पर है ना अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या था कि वहाँ पर मिल वर्कर्स हमेशा उन्हें बोनस मिलता था, लेकिन इस बार बोनस नहीं मिला, जिसकी वजह से बोनस के लिए जितने भी मिल वर्कर्स थे ना, तो मिल ऑनर के अगेंस्ट आंदोलन कर रखे थे। गांधी जी उनके आंदोलन में भी पूरी तरह से साथ दिए, पूरी तरह से उन्होंने साथ दिया। इसी साथ के वजह से देखिएगा, इसी साथ के वजह से वहाँ पर मिल वर्कर्स को बोनस देना पड़ा था, कंपनी को, मिल को, कॉटन मिल था, पूरा बोनस देना पड़ा। अब ये जो तीन तीन आंदोलन हुआ ना, चंपारण, खेड़ा और ये अहमदाबाद, ये तीनों आंदोलन के चलते पूरी तरह से गांधी जी भारत में छा गए। सोचिए पूरी तरह से गांधी जी भारत में छा गए थे। आइए गांधी जी जो भारत में छा गए, इसके वजह से देखिए गांधी जी इधर छा गए पूरा तरह से, लोग इनके पीछे एक आंधी तैयार होना शुरू हो गई थी। सोचिए आंधी होना शुरू हो गई थी, लेकिन जो ये गतिविधियां बढ़ रही थी ना, राजनीतिक गतिविधि और जो एकता बनती जा रही थी, ब्रिटिश सरकार इस चीज़ से बड़ी चिंतित थी। गवर्नर पूरी तरह से चिंतित थे। चिंता इस बात की थी कि अगर इस तरह से एकता बढ़ता चला गया, यह राजनीतिक व्यवस्था बढ़ता चला गया, तो बहुत दिन दूर नहीं है जिस समय हम लोगों के भी अगेंस्ट आंदोलन होगा और हम लोगों को यहाँ से चलना पड़ेगा। यह खबर वहाँ तक ब्रिटेन तक पहुँचाई गई और ब्रिटेन से पहुँचाने के बाद इसी राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या लाया गया, रॉलेट एक्ट, कि यह राजनीतिक गतिविधि और लोगों की एकता में फूट डाल दी जाए, इसी के लिए पास किया गया रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट का मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट को देखिएगा, दिस एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनुमेरियस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो रॉलेट एक्ट जो है पूरी तरह से यह सरकार को पावर देती है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ती है तो उसको दबा दिया जाए। साथ ही अगर जब भी 4 लोग मिलकर 10 लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो बिना ट्रायल के जो है, अर्थात बिना अपील और दलील के जो है 2 साल का जेल डाल सकते हैं। गांधी जी के चलते आप देख ही सकते हैं कि भारत में पूरा एकता बन रहा था, पूरा संगठन बन रहा था, पूरी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी। इसको देखकर ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आंदोलन शुरू हो गया। सोचिए ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट पूरी तरह से आंदोलन भारत में चालू हो गया। जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आंदोलन चालू हुआ ना, समझिएगा मेरी बात को, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट पूरी तरह से आंदोलन चालू हो गया। 6 अप्रैल को जो है पूरे 6 अप्रैल को गांधी, देखिएगा 9 मार्च, यहाँ पर आप कह सकते हैं मार्च 1919, 8 मार्च 1919, 8 मार्च 1919 को यह कानून लागू किया गया था। और उसी समय से लागू होने पर यह हुआ कि अब कहीं कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं चलेगा, कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं चलेगी, और ना कहीं लोग 4 लोग बैठकर बात कर सकते हैं, अन्यथा रॉलेट एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और आपको बिना दलील और बिना अपील के 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। यह वाकई में गलत कानून था। गांधी जी के पास भी खबर गया। गांधी जी ने कहा कि यह एक काला कानून है, इस कानून के अगेंस्ट हम लोग आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने 6 अप्रैल को इसके लिए हड़ताल कर दिया। पूरी तरह से पूरे देश में व्यापी हड़ताल हुआ, पूरा देशव्यापी हड़ताल हुआ, क्योंकि उस समय गांधी के पीछे एक आंधी था। वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिटी था, ठीक है। गांधी उस समय आंधी थे बहुत, तो सब लोग हड़ताल पर उतर गए। इससे ब्रिटिश सरकार बहुत चिंतित हुई। इधर पंजाब अमृतसर में, सोचिए बिहार में भी ये मतलब आंदोलन चला था, ऐसा नहीं था, चारों तरफ आंदोलन चल रहा था इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। देखिए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इधर देखिए आंदोलन चल रहा था। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो आंदोलन चल रहा था पंजाब के जो है, देखिए पंजाब के जालियांवाला, पंजाब के अमृतसर में भी आंदोलन चल रहा था। वहाँ पर 2 व्यक्ति थे। कौन कौन से व्यक्ति थे? एक थे डॉक्टर सत्यपाल, याद कर लीजिएगा, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, ये सैफुद्दीन किचलू थे, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू जो थे ये 2 ऐसे व्यक्ति थे। ये पंजाब के अमृतसर में ये 2 लोग मतलब इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के बाद एक भीड़, समझिए गिरफ्तार करने के बाद होता ना कि हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार किए। अब सोचिए गांधी जी उधर हैं, अभी गांधी जी को पूरा तरह से रोक लगा दिया गया है कि आप पंजाब में नहीं आ सकते हैं। तो गांधी जी आते तो समझिए कि बहुत बड़ा ही आंदोलन हो जाता ना, लेकिन गांधी जी को प्रतिबंध लगाया गया था। इधर अमृतसर में क्या था कि पंजाब के अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करने की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के बाद
बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे नेता को गिरफ्तार क्यों किया गया। लोग आंदोलन पर उतर गए। जब लोग आंदोलन पर उतरे, देखिएगा, जब लोग आंदोलन पर हो गए तो ब्रिटिश सरकार ने उनको क्या की, रिप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। जब दबाने की कोशिश की ना, तो उसी समय भीड़ भड़क गई। अब भीड़ भड़कने के बाद कुछ जो है अंग्रेज के सिपाही, एक दो लोग मर गए। मरने की वजह से परिणाम तो ये निकला कि पूरी पुलिस फोर्स बनाई गई, उसमें 10-15 लोग मारे गए। अब सोचिए, एक साइड में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ऑलरेडी लोगों में आग भरा हुआ है, गुस्सा पड़ा हुआ है, तो दूसरे साइड में उनके नेता गिरफ्तार हुए तो आंदोलन हो गया, और तीसरे साइड में पुलिस फोर्स ने पूरी तरह से भीड़ पर अटैक कर दिया। ये 3 कारणों के वजह से पूरी तरह से गुस्सा हुई थी। इसी गुस्सा का ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को लेकर जालियांवाला बाग में बैठक हो रही थी, इसी पर एक साइड में बैसाखी फेस्टिवल मनाई जा रही थी, जिससे में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आइए देखते हैं। On 13 April 1919, a huge crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh। 13 अप्रैल 1919 को, समझिए 13 अप्रैल 1919 को जो है बहुत बड़ा भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई थी। ठीक है, कुछ लोग देखिए जालियांवाला बाग में फेस्टिवल भी मना रहे थे, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे कि इसी जो उनके नेता गिरफ्तार हुए थे, मतलब कि उनके जुलूस को रोका गया था, तो बहुत से लोग मारे गए थे, तो तीसरे साइड में गांधी जी पर प्रतिबंधी लगा दिया गया था। ये सारी चीज़ें कुछ कारण थी जिसके वजह से लोग उसी जालियांवाला बाग में बैठकर ये चर्चा चल रही थी। तभी जनरल डायर पूरी तरह से कमांड ले लिया। कमांड लेने पर मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब यह होता है जहाँ पर सैन्य अधिकारियों का पूरा अधिकार हो जाता है, पूरे सेना का अधिकार हो जाता है, उसे मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। जनरल डायर ने पूरी तरह से एरिया में इंटर किए। 2 दिन पहले ही पूरा सेना बुला लिए थे ना इन्होंने। एक सिख रेजिमेंट था, एक गोरखा रेजिमेंट था, 2 रेजिमेंट को बुलाया गया था। जनरल डायर ने एंट्री पे किए और करने के बाद इसने पूरे जितने भी एग्जिट पॉइंट था, एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया। बंद करने के बाद ओपन फायर ऑन द क्राउड पर, पूरे भीड़ पर पूरा गोली चलाने शुरू हो गए। और जब गोली चलाने शुरू हो गए ना, तो बहुत से लोग मारे गए। रिकॉर्ड के अनुसार जाइएगा तो लिखा जाता है 300-400, लेकिन हज़ारों लोग मारे गए थे। कुछ लोग यहाँ तक कि कुआं में भी छिपने का कोशिश किए, लेकिन तो भी जगह नहीं मिला, सब मारे गए, कोई नहीं बचा था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक एज द न्यूज स्प्रेड, स्ट्राइक्स, क्लासेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स स्टार्टेड। चारों तरफ आंदोलन होने शुरू हो गया, क्योंकि लोगों में क्या था ना, गुस्सा फूटने लगा कि बताइए जालियांवाला बाग में सभी लोग को बंद करके गोलियों से भून दिया गया। ये बहुत ही जो है नरसंहार किया गया है, ये बहुत ही मतलब कहा जाए तो घिनौना काम किया गया है, निंदा के लिए लायक है। ये इस तरह का किया जाने लगा। इस वजह से पूरा जैसे जैसे खबर फैलते चली गई, चारों तरफ आंदोलन होने शुरू हो गए। पुलिस से जो है अक्सर टकराव होने शुरू हो गया। लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर पूरा अटैक करने शुरू कर दिया गया। ठीक है, पूरा इस तरह का होने शुरू हो गया था। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रिचुअल डिप्रेशन। और गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ी, गवर्नमेंट भी उन्हें दबाने की कोशिश की पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। गांधी जी ने जो है यह देखकर कि वाकई में यह वायलेंस का रूप ले रहा है, तो गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आंदोलन शुरू किया था उसको बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि वायलेंस हो रहा है, हिंसात्मक हमको नहीं चाहिए, हमको अहिंसा पसंद है। गांधी जी के कहने पर पूरी तरह से यह आंदोलन शांत का हो गया थोड़ा। ठीक है, तब गांधी जी ने दिमाग लगाया कि हम लोगों को इनसे जो है इनके अगेंस्ट आंदोलन करने के लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं मानेंगे। हमें ज़रूरत है कोई बड़े आंदोलन की। अब वाकई में गांधी जी के पीछे बहुत बड़ा एक आंधी था, बहुत बड़ा आंधी था। ठीक है, समझिए, बहुत बड़ा आंधी था। बस देखिए, ये आंधी जो था ना, आप कह सकते हो गांधी जी के जो पीछे आंधी था, तो ये गांधी जी के पीछे आंधी मतलब कह सकते हैं इनके जो 3 किया, और जो साउथ अफ्रीका से इन्होंने जो है, इसके वजह से पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि आंधी की तरह था। इनके पीछे एक बहुत बड़ी एकता थी आज जैसे। लेकिन 1930 के बाद इनकी लोकप्रियता पूरी तरह से कम होने लगेगी। जैसे हम लोग यहाँ भारत के नरेंद्र मोदी को आप क्या देखते हैं, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर। जब ये 2014 में पीएम बने, उस समय इन्होंने नोटबंदी करके ब्लैक मनी पर वाट लगाया। तो वहीं जो है फिर उसके बाद 19 में ये जब बने, तो 19 में बनने के बाद इन्होंने पूरे 370 ही कर लिए। अरे कहिए कि इस बार नहीं बने, नहीं तो पक्का है, गारंटी था कि ये पीओके और चाइना ये दोनों इस बार कब्जा कर लेते, लेकिन लोकप्रियता इनकी कम हो गई। ठीक उसी तरह से गांधी जी का भी था। ठीक है, तो गांधी जी देखिए, गांधी जी ने कहा कि अब हम लोग को एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है। तो गांधी जी का बड़ा आंदोलन करना जरूरी है,
तो उन्होंने कहा कि कैसे बड़ा आंदोलन किया जाए। तो पहले इन्होंने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट लिया। खिलाफत का, आप कहिएगा सर खिलाफत क्या था, पहले इधर से भी देख लें। खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय टू ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की का हार हुआ था। और टर्की क्या था, ये टर्की जो था, तो टर्की क्या था, टर्की का जब हार हुआ ना, तो ये बहुत सारा एक मुस्लिम एम्पायर था यहाँ पर। तो ये हुआ कि टर्की के हार की वजह से हमारे यहाँ का जो खलीफा है, तो खलीफा किसको कहा जाता है, धर्म गुरु को कहा जाता है। तो ये हुआ कि चारों तरफ ये अफवाह फैलने लगा कि यही ब्रिटेन है, यही ब्रिटेन वहाँ पर टर्की के साथ बहुत ही गलत ढंग से पेश आ रहा है। यहाँ तक कि यह अफवाह फैला दिया गया कि हमारे खलीफा, हमारे धर्म गुरु खतरे में हैं, हमारा धर्म पूरी तरह से खतरे में है। इसी वजह से चारों तरफ से मुसलमानों को एक करने की तैयारी की जाने लगी पूरे दुनिया में। उसी को कहा गया खिलाफत, ठीक है, उसी खलीफा से खिलाफत आंदोलन कहा गया। और चारों तरफ से लोग मुसलमानों को एक किया जाने लगा। और उसी समय हमारे यहाँ भी एक कमेटी बनी थी, ये खिलाफत कमेटी। ये कब बना था, तो बम्बई में मार्च 1919 में। इसके दो मुख्य लीडर थे, एक शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। ये दो ऐसे लोग थे, ठीक है। ये भी मुसलमानों को एक करने में लगे थे कि हमें इस्लाम बरादरी बचानी है अगर, तो हमें अपने खलीफा को बचाना होगा, क्योंकि उनके साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है। ये सब कर रहे थे। गांधी जी को बहुत अच्छा आइडिया लगा कि अगर इन्हीं मोहम्मद अली और शौकत अली अर्थात खिलाफत कमेटी का सपोर्ट अगर मिल जाए, तो खिलाफत कमेटी का अगर सपोर्ट मिल जाता है, तो इस सपोर्ट से जितने मुस्लिम हैं उन मुस्लिम लोग को हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, मुसलमानों को इकट्ठा कर सकते हैं और फिर हिंदुओं को कर सकते हैं, और करके जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। वाकई में गांधी जी ने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। गांधी जी कौन, देखिए अच्छा आइडिया लगाया, इसी वजह से इन लोगों के साथ इन्होंने समर्थन लिया कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। Gandhi ji convinced the Congress to join hands with the Khilafat movement and start a non-cooperation campaign for Swaraj. गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर जितने थे ना, उन सभी लोग को कन्विंस करने की कोशिश किया कि आप खिलाफत मूवमेंट का साथ दीजिए। और खिलाफत मूवमेंट का साथ देने के बाद एक साथ मिलकर हम लोग क्या करेंगे, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। किसके लिए, पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करेंगे, ठीक है। गांधी जी देखिए, एट द कांग्रेस सेशन नागपुर इन दिसंबर 1920 द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। यह कांग्रेस सेशन जो 1920 नागपुर में हुआ था, इसी कांग्रेस सेशन में कांग्रेस के जितना नेता थे ये सभी डरते थे। डर इस बात की थी कि भैया जैसे 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ, तो कहीं फिर हिंसात्मक रूप ना ले ले, फिर वायलेंस ना हो जाए, जिसकी वजह से कांग्रेस लीडर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं अपना रहे थे, ठीक है, पूरी तरह से डर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। लेकिन गांधी जी के समझाने के बाद दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस सेशन में इन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपका साथ देंगे। इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अब सोचिए, मतलब गांधी जी ने क्लियर कर लिया था कि हम लोग जो है खिलाफत का सपोर्ट लेकर और हिंदुओं का सपोर्ट लेकर हम लोग एक बहुत बड़ा एकता बनाकर, यूनिटी बनाकर, जन संग्रह बनाकर हम लोग इसी को मतलब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट स्वराज के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और वह आंदोलन होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब कोई सहयोग नहीं हमारी तरफ से होगी, ठीक है, ये आंदोलन करने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि वाई नॉन कॉपरेशन, भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखिए क्या, ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत, सोचिए उधर खिलाफत का सपोर्ट हुआ ना, इसी वजह से खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है इसे, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। बिगिन इन जनवरी 1921, पूरी तरह से यह जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। आपका सवाल ये होता है कि सर वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो गांधी जी ने इनका जो किताब था ना हिंद स्वराज, 1909 में ये पब्लिश हुआ था। तो 1909 के हिंद स्वराज में गांधी जी ने पूरी तरह से ये क्लियर किया था कि ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, कि भारत अगर ब्रिटिश रूल जो है हमारे भारत में है, तो ब्रिटिश रूल भारत में केवल भारतीयों के सहयोग से है। जिस दिन इन लोगों ने जो है ये देखिए, जिस दिन कॉपरेशन की वजह से, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर भारतीयों ने जिस दिन जो है ना कॉपरेट करना अस्वीकार कर दिया, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर ये ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने पूरी तरह से हिंद स्वराज के किताब 1909 में ये लिख दिया था, क्लियर कर दिया था कि भारत में ब्रिटिश रूल केवल इसी वजह से
चूँकि हम भारतीय लोग उसके सहयोग करते हैं, चाहे इनके ऑफिस हो, इनके कंपनी हो या घर हो, मतलब कहीं भी इनकी इंजन खुद की हो, इंजन का मतलब इनकी वाइफ, चारों तरफ कौन सहयोग कर रहा है? भारत के लोग सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग सहयोग करना छोड़ देंगे उस दिन जो है ये यहाँ से निकल पड़ेंगे, ठीक है, ये यहाँ से निकल पड़ेंगे। थोड़ा सा भी 1 साल के अंदर यहाँ से ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा, ठीक है। नागपुर सेशन में इन लोगों ने अडॉप्ट कर ही लिया था। चारों तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन। और तो असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? सहयोग ना करना। चारों तरफ असहयोग होने शुरू हो गया। असहयोग का मतलब जैसे देखिए, लोग स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, यहाँ तक कि कंपनी में वर्कर्स काम करना छोड़ दिए। बहुत से लोग, मतलब जहाँ ब्रिटिश का चल रहा था ना, लोगों ने मतलब कि पूरा रिफ्यूज करने शुरू कर दिया, काम करना छोड़ दिया था। पूरी तरह से आंदोलन होना शुरू हो गया। यही नहीं, आगे आ जाइए। अब देखिएगा डिफरिंग स्टैंड्स विद इन। जब आंदोलन चारों तरफ चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो हम लोगों को यह आंदोलन किस तरह से दिखाई दिया, थोड़ा ये देखिएगा। और कुछ जगहों पर कैसा कैसा आंदोलन हुआ ये भी देखेंगे। थोड़ा आंदोलन को देखते हैं नगरों में। तो नगरों में आंदोलन चल जाइएगा, शहरों में तो चारों तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। मतलब असहयोग का मतलब ब्रिटिश का कोई सहयोग नहीं करना है, चाहे ब्रिटिश की कंपनी हो सो, ब्रिटिश का ऑफिस हो सो, या ब्रिटिश किसी ऑफिसर का हाउस हो, या फिर मतलब कोई भी आपको सहयोग नहीं करना है। भारतीय लोगों ने गांधी जी की बात मानी। गांधी जी का उस समय बोलबाला था, चलती का नाम गाड़ी होता है, तो गांधी जी का फिर नाम तो बोलबाला था ना। हम तो बताते ही हैं, गांधी नहीं, आंधी थे कि हाय रे गांधी कैसे चली तेरी आंधी, आए लंगोट पे और छप गए नोट पे। ये गांधी की आंधी थी, समझिए। उस समय गांधी की पूरी आंधी थी। तो गांधी जी जो थे, तो गांधी जी का अगर देखिएगा, इट स्टार्ट डन, देखिए उन्होंने आंदोलन अगर देखा जाए पूरा शहर में चला। लेकिन स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स गेव अप स्टडीज, जॉब्स, लीगल प्रैक्टिस एंड जॉइंट मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, वकील थे, कुछ लोग स्कूल कॉलेज छोड़कर, वकील जो है प्रैक्टिस अपना छोड़कर गांधी जी के पूरे आंदोलन में साथ दिए। असहयोग ही करना था, सहयोग तो करना नहीं था। सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक कि काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकटेड। काउंसिल इलेक्शन बॉयकटेड, तो जो काउंसिल इलेक्शन होने वाला था, तो उस काउंसिल इलेक्शन का भी विरोध किया गया। यही नहीं, फॉरेन गुड्स वर बॉयकट, मतलब कि जो विदेशी कपड़े थे वो भी जलाए जाने लगे। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, जो भी लिक्वर शॉप्स थे, शराब के दुकान, वो सब लूट लिए गए। तो आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन पूरे नगर में ऐसा चला, ठीक है, पूरे नगर में। लेकिन इतना नहीं तेज था जितना अन्य जगहों पर था, ठीक है। ये आंदोलन चारों तरफ ये शुरू था आंदोलन, ठीक है। यह आंदोलन चले जाएगा। लेकिन हम लोग को यह आंदोलन और कंट्री साइड में कैसा दिखा, यही हमें समझना है। कंट्री साइड का मतलब कि चारों तरफ आंदोलन चल रहा था कि सर दूसरे जगह पर कैसा आंदोलन चल रहा था। तो इसको देखिए, मोमेंट इन द कंट्री साइड। पहले आते हैं अवध में। अगर चारों तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो अवध के जो किसान थे, तो किसानों को वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसानों को उस समय हाई रेंट मांगा गया। जो बड़े जमींदार थे ना, वो बड़े हाई रेंट मांगे कि अभी तुमको ज़मीन देंगे तो बड़े रेंट पर, नहीं तो मेरे यहाँ बेगारी में काम करना पड़ेगा। बेगार मतलब बिना पैसे का, केवल तुम्हें दाल रोटी देंगे। लोग, बड़ी स्थिति खराब थी, बहुत ही स्थिति खराब नहीं। इसी वजह से किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया था। आइए, आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? बाबा रामचंद्र के अयोध्या में जो है लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके अगेंस्ट आंदोलन होना शुरू हो गया था। यह जो आंदोलन होना शुरू हुआ था, देखिए ये आंदोलन होना शुरू हो गया पूरी तरह से। देखिए यहाँ पर है ना, ये आंदोलन होना शुरू हो गया था। वही जब अब चारों तरफ किसानों ने आंदोलन कर रखा था, तो उधर नाऊ धोबी, जो नाई धोबी होते हैं, नाई धोबी ने भी जो है, उन्होंने भी क्या कर दिया, ये जमींदारों को, तालुकदारों को सर्विस देना बंद कर दिया। बल्कि नाई धोबी बंद भी बनाई गई। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू 1920 में, समझिए, अवध में घूमने गए, और उसी 1920 में अवध किसान सभा बनाई गई। वाज सेट अप बाय हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। इन लोगों के द्वारा एक अवध किसान सभा बनाई गई। इसी अवध किसान सभा में बहुत सारे किसान शामिल हुए। अब फिर बाद में जो है, इन सभी लोगों ने जो है तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स, इनके घरों पर पूरी तरह से आंदोलन कर दिया और घरों को जला दिया गया, जिसकी वजह से इन्हें दंड दिया, घर छोड़कर भागना पड़ा था। पूरी तरह से घर छोड़कर भागना पड़ा था। फिर आर्मी बुलाई गई, तब जाके कंट्रोल हुए थे। सोचिए, चारों तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था। तो इधर आप देख सकते हैं कि कौन सा आंदोलन चल रहा था। तो दूसरे साइड में आप आ जाइए, आंध्र प्रदेश मोमेंट्स इन ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है ट्राइबल्स लोगों की आंदोलन, वहां पर क्या था
कि जो आप देख सकते हैं गोदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो गोदम हिल्स था ना, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से फॉरेस्ट पर बैन लगा रखी थी। बैन इसलिए लगा रखी थी ना कि आप यह जंगल हमारा है, रिजर्व कर दिया मैंने, इसमें से आप ना कोई एक लकड़ी ले जा सकते हैं, ना फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं आप, पूरी तरह से बैन था। ट्राइबल्स लोग तो पूरी ज़िंदगी उनके जंगल पर ही डिपेंड रहती है, जंगल की ही लकड़ियाँ, जंगल के ही फ्रूट्स, मतलब उनसे ही जीवन यापन इनकी चलती थी। लेकिन जंगल पर पूरा बैन लगाने की वजह से पूरे परेशान थे। तो अभी तक से उन्हीं बीच में आ गए रॉकी भाई, KGF पार्ट 4 नाम था उनका, अलूरी सीताराम राजू। ये आए, उन्होंने ये प्रवचन दिया, तो उन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये क्या कह दिया, अलूरी सीताराम राजू ने पूरी तरह से यह बात रखा कि यह प्राकृतिक ईश्वर का दिया हुआ है, इस पर सबका अधिकार है, जैसे उनका अधिकार है वैसे हमारा भी अधिकार है, हम दोनों का अधिकार है, ठीक है, हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में सभी लोग जो है जंगल में चले गए। तो जंगल में चले गए, चल तो गए, लेकिन आने की कोई गारंटी थी नहीं, ठीक है। देखिए, रिबल्स अटैक द पुलिस स्टेशन, कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, ठीक है। लास्ट में ये हुआ कि भीड़ तभी काबू हो सकती है जब राजू भाई को अरेस्ट कर लिया जाए। राजू भाई को अरेस्ट किया गया और 1924 में इन्हें कर दिया गया। तो देख सकते हैं पूरे भारत में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया है। तो एक साइड में किसान एक अलग ही आंदोलन कर रखे हैं, इधर गोदम हिल्स में अलग ही आंदोलन देखने को मिल रही है। यही नहीं, आइए देखिए प्लांटेशन आसाम में कैसा आंदोलन चल रहा था। आसाम का अगर चले जाइएगा, स्वराज इन द प्लांटेशन, वहाँ पर इमिग्रेशन जो है एक्ट लागू था। इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा ये तय था, ठीक है, इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा ये तय था कि आप मेरे यहाँ काम करेंगे, आप कहीं जाएंगे नहीं। आप लोगों ने साइन किया, कहीं जा नहीं सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब ये था कि घूमना। पता नहीं कौन वहाँ पर कह दिया, देखिए, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बोला कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट विच प्रिवेंटेड देम फ्रॉम लिविंग द प्लांटेशन विदाउट परमिशन। देख ली, वहाँ पर जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू था 1859 से, कि आप बिना परमिशन के कहीं भी जा नहीं सकते हैं। तब तक से उनको पता चल गया कि स्वराज के लिए गांधी जी कहे हैं कि ये स्वराज के लिए आंदोलन हो रहा है। तो इनके स्वराज का मतलब हुआ कि स्वतंत्र रूप से घूमना। उसी में किसी ने ये र्यूमर फैला दिया कि अफवाह यह फैला दिया कि चलिए गांव चलेंगे, वहाँ ज़मीन भी मिल रही है, खेत भी मिल रहा है, घर भी मिल रहा है। पूरी तरह से ये लोग फ्री में जाने शुरू कर दिए, स्वतंत्र रूप से घूमने शुरू हो गए। पुलिस ने बहुत गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को बहुत मतलब कह सकते हैं क्रूरता के साथ दंडित भी किया, समझिए, ठीक है, समझिए। इन सभी लोग का किया गया, जिसकी वजह से देखिएगा ये जिसकी वजह किया गया। तो आपको क्या देखने को मिला यहाँ पर? आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि सर ये 1920 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चालू किया 1920 से 1922 तक चला। तो इस आंदोलन में चारों तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा था, चारों तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी। तो हम लोग को दूसरे साइड में अलग ही देखने को मिला। हम लोग देख सकते हैं कि क्या, हम लोग देख सकते हैं कि सर आसाम में जो प्लांटेशन है, तो आसाम इन प्लांटेशन में वर्कर्स लोगों ने तो अलग ही इसको समझ लिया, एक अलग ही आंदोलन चल रहा था। तो वहीं दूसरे साइड में हमें क्या देखने को मिला कि गोदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये जो गोदम हिल्स ऑफ, वहाँ पर अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अलग ही आंदोलन चल रहा था। तो तीसरा हम लोग को क्या दिखाई देने को मिला? अवध में। तो अवध में और जो किसान थे वो लोग बड़े जमींदारों के अगेंस्ट आंदोलन कर रखे थे, देखिए। तो यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा आंदोलन चल रहा था। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। जब 1922 में 1922 में, ध्यान दीजिएगा, 1922 में आ जाते हैं चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट, चारों तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो उसी आंदोलन के समय ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मिर्जा के पास जो है, गोरखपुर में, वहीं पर जो चौरी चौरा एक जगह है, वहीं पुलिस स्टेशन के पास बहुत से लोग आंदोलन करते जा रहे थे। और उसी आंदोलन के समय हुआ क्या, उसी आंदोलन के समय किसी ने, ब्रिटिश सरकार ने कुछ कहा जिसकी वजह से पूरी भीड़ टूट गई, पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया, कुछ ब्रिटिश के भी सिपाही मारे गए। गांधी जी ने कहा कि वाकई में ये भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो वायलेंस ले लिया, मुझे ये भी आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। ऐसी चौरी चौरा कांड के चलते गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया कि छोड़ दो अब नॉन कॉपरेशन। और उसी समय जब हुआ ना, तो उसी समय गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया?
जेल, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया था। ठीक है।